अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास थोड़ा सा मैंने हिप्पा को रिव्यू करवा लिया था। वैसे मैं थोड़ा सा आज भी रिव्यू करवा लेती हूँ, जो कल नहीं ज्वाइन कर पाए थे या लेट ज्वाइन किया था उन्होंने, ताकि हम लोग ना सारी क्लासेस जो पीछे से हमारी हमने कवर किए हुए 10 लेक्चर्स उनको रिवाइज कर लें, ताकि हमारे मिड में सब सब लोग मिड में जो है अपियर हो सके। ठीक है। हिप्पा कल हमने थोड़ा सा गो थ्रू किया तो था डिटेल में, थोड़ा सा अभी वापस देख लेते हैं। हिप्पा बेसिकली क्या है? यूएस का फेडरल एक्ट है जो कि पीएचआई को सिक्योर करने के बारे में बनाया गया था। पीएचआई प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है, वो तमाम इंफॉर्मेशन जिससे कोई भी बंदा जो पेशेंट जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता है। उसका नाम हो सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसका एड्रेस है, फोन नंबर है, उसका फिंगरप्रिंट है, फोटोग्राफ है। इस तरह की सारी ऑलमोस्ट 18 आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं किसी भी बंदे को सेपरेटली उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब क्या करना है कि हिप्पा का एक्ट ये कह रहा है कि मेक श्योर हमने करना होता है कि जो हमारी प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर हो। अब हिप्पा का जो लॉ है किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन लोग जो है इसके अम्ब्रेला के अंदर काम करते हैं, वो है हमारी कवर एंटिटीज जो इसके अम्ब्रेला के अंदर काम करती हैं। कवर एंटिटीज में कौन आता है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आते हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर पेयर आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ केयर बिजनेस एसोसिएट्स आते हैं, जो भी बिलिंग कंपनीज काम कर रही हैं प्रोवाइडर के साथ। हिप्पा बेसिकली क्या है? जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनके अंदर हिप्पा के कल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने मेक श्योर करना है। इसका एक स्पेसिफिक हिप्पा की चेकलिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखना होता है कि हमारे सिस्टम सिक्योर थे, हमारी वर्क प्लेस सिक्योर है, किसी को एक्सेस नहीं है इन चीजों पे। ये सारी चीजें हमने देखनी होती हैं। ठीक है। हिप्पा बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था 1996 में, और ये जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। हिप्पा के साथ जो हिप्पा हिप्पा को बेसिकली रेगुलेट करता है वो करता है एचएचएस, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा इन्फोर्स कराता है इसको ओसीआर, ओसीआर ऑफिस ऑफ सिविल राइट्स है। इन्फोर्स कराने का मतलब ये है कि वो देख रहे ओसीआर ने ये देखना होता है कि अगर हिप्पा की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो किन लोगों को क्या सजाएं मिलनी चाहिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने को इग्नोर करने की सूरत में या इसको कॉम्प्रोमाइज करने की सूरत में। फिर हमने देखा था कि इसके हैं 3 रूल्स: प्राइवेसी, सिक्योरिटी और ब्रीच नोटिफिकेशन रूल। प्राइवेसी रूल यही बताता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट हो, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें और इसको डिस्क्लोज ना करें। ठीक है। डिस्क्लोजर को देख रहे हैं कि इवन कोई बंदा अनअथराइज है तो उसको डिस्क्लोजर ना करो, और अगर कोई बंदा अथराइज भी है तो उसको डिस्क्लोज करने के सूरत में क्या करना होता है, उसके लिए भी हिप्पा का मजीद एक रूल होता है, मिनिमम नेसेसिटी रूल, के जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वही बताई जाए, बाकी की इन्फॉर्मेशन ना बताई जाए। लेकिन कुछ कुछ सूरतों में जो होता है, हम प्राइवेसी रूल को थोड़ा सा देखते हैं कि अलाउ करता है हमें कि हम जो है इन चीजों को रिपोर्ट करें। जैसे कि वो लिख रहा है कि प्राइवेसी रूल अलाउ यू टू रिपोर्ट द चाइल्ड अब्यूज और द नेग्लिजेंट ऑफ द अथॉरिटीज। कोई अथॉरिटी की नेग्लिजेंस की वजह से कोई अगर किसी पेशेंट ने सफर किया है या कोई कोई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाए। आपने देखा है कि बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हो किसी डॉक्टर के साथ और उसके पास एक ही तरह के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, या उसके पास से उसके हॉस्पिटल में इन्फेक्शन लग रही है, या उसके पास कोई पेशेंट आ रहे हैं जो चाइल्ड अब्यूज हैं, या कोई ऐसे पेशेंट से इस तरह की कोई बीमारी है जो कि हमारे लिए एक चैलेंज है या पेंडेमिक वाली सूरत हाल है, और उसको बताया नहीं जा रहा, तो हमें फौरन क्या होता है वो बताना होता है एचएसएस को। एचएसएस डिपार्टमेंट जो अभी मैंने बताया, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट होता है, उसको हम लोगों ने बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि ताकि वो क्या करे, रेगुलराइज करे, चीजों को देखे, उसके बारे में इंक्वायरी करे और देखे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सिक्योरिटी रूल। सिक्योरिटी रूल में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्लेस है वो जगह कितनी सिक्योर है, और यहाँ पे ज्यादातर बात हो रही है ईपीएचआई की, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है। अब उसको कैसे चैलेंजेस होंगे, एक तो हमने जहाँ पे प्लेस की हुई है, हमारे सिस्टम्स हो गए, ये चार्ट हो गए, हमारे पीएमएस प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हो गए, उनको, या हम कोई भी मीडियम यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहां भेजने में या यहाँ पे सिक्योर रखने में, तो उसको कितने चैलेंजेस हैं। उनको चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि एक्सेस अगर कोई दूसरा बंदा उसे कर रहा है, या फिर उसको वायरस के, रैंसमवेयर, मॉलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, जो हमारे डिफरेंट तरह के साइबर अटैक्स हैं जिनकी वजह से हमारा डाटा जो होता है लीक हो जाता है, या समटाइम हमारे पास पॉपअप्स आते हैं, जस्ट जनरल पॉपअप आएगा, लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पूरा जो है सिस्टम जो है वो कोई दूसरा बंदा कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये वाली चीजें भी हमने मेक श्योर करनी होती है कि ना हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि
हिप्पा की का ब्रीच नोटिफिकेशन रूल। ब्रीच नोटिफिकेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर ब्रीच हो जाती है, इतना हमने एहतियात किया फिर भी ब्रीच नहीं हुई, तो हमें ब्रीच को क्या करना है, नोटिफाई करना है। सबसे पहले उस बंदे को नोटिफाई कराना है जिसका ब्रीच है, यानी अफेक्टेड जो आपका पेशेंट है, डॉक्टर को, फिर आपको, इंश्योरेंस कंपनी को। और आपके ब्रीच की सेवेरिटी पे डिपेंड करता है कि ब्रीच अगर ज्यादा है तो आपको फिर मीडिया को और एचएसएस डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करना है। और इसके अलावा ये होता है कि ब्रीच को है 60 डेज से ज्यादा डिले नहीं करना होता। आपको 60 डेज मैक्सिमम टाइम है कि 60 डेज तक आपको ब्रीच को नोटिफाई कराना ही कराना होता है। ठीक है। वायलेशन की सूरत में हमने देखा है कि किस किस तरह की सजाएं हैं ब्रीच वायलेशन की, हमने डिफरेंट लिखी हुई है कि डिफरेंट तरह की का ये प्रोटोकॉल है, और उसमें उसके ऊपर डिफरेंट है। उसमें अमाउंट भी है एज ए प्लेंटी, और उसमें जो है वो इवन इम्प्रिजन है, 3 इयर्स मैक्सिमम, 3 ईयर इम्प्रिजन हो सकता है अगर आपकी ब्रीच सिवियरिटी की हो। और इंटेंशनली और अनइंटेंशनली के लिए डिफरेंट तरह की जो चीजें हो रही हैं इसके लिए। अब हमने देखा था कि कॉमन हिप्पा वायलेशन क्या होती है। लैपटॉप, फोन, जो हमने कल भी देखा था कि यूएसबी डिवाइस है, मॉलवेयर एक्सीडेंट, रैंसमवेयर, हैकिंग हो गई, बिजनेस एसोसिएट की तरफ से ब्रीच हो गया, ईएचआर ब्रीच हो गया, ऑफिस ब्रेक इन हो गया, सेंडिंग, किसी एक पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दूसरे को भेज दी, डिस्कस विद पीएचए आउटसाइड द ऑफिस कर लिया, या सोशल मीडिया की पोस्ट के थ्रू जो होता है वो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाती है या ब्रीच हो जाती है। फिर हमने देखा था हाईटेक। हाईटेक को हमने देखा था कि अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो है 2009 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, हाईटेक। और हाईटेक को थोड़ा सा हमने इसको बेहतर कर दिया था, किससे, हिप्पा से ज्यादा बेहतर थोड़ा सा इनको इनहेंस किया था कि पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड को इंक्लूडिंग दोस्त बाय द बिजनेस एसोसिएट, वेंडर और रिलेटेड हमने क्या करना है, किस तरह से इनको देना है, शेयर क्या चीजें करनी है और कौन सी नहीं करनी। ओमनिबस को थोड़ा सा ज्यादा अथॉरिटीज दे दी थी ये कि पेशेंट तक एटलीस्ट उसकी इंफॉर्मेशन वो भेजें आप उसको, उसके रिकॉर्ड्स दें। उससे पहले थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट था कि किसी से भी शेयर ना की जाए इन्फॉर्मेशन। तो ये हम लोगों ने हिप्पा देखा था। हिप्पा हम लोग सबसे पहले इसलिए इसको डिस्कस करते हैं कि हिप्पा बेसिकली हिप्पा के ऊपर ही चल रही है सारी चीज। अगर हम लोग जो है ये चीजें नहीं देखेंगे तो हम बेसिक्स ही नहीं पूरी कर रहे। हम लोग काम तो करने आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं वो कितना, मतलब कितना सीरियस किस्म का काम है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेडिकल बिलिंग के साइड। ठीक है। मेडिकल बिलिंग के साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि मेडिकल बिलिंग बेसिकली क्या थी। बेसिकली ये है कि मेडिकल बिलिंग में हम फाइनेंसिस को मैनेज कर रहे हैं, किसी भी प्रोवाइडर को उसके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। और हमने कहा है कि हर जो बिजनेस है उसका बैकबोन जो है वो रेवेन्यू है, डेफिनेटली उसी पे चल रहा है। इतनी मेहनत किस लिए की जाती है, और पैसे कमाने के लिए। तो हमने क्या करना होता है, उसके फाइनेंशियल फ्लो को बैलेंस करना है। उसके फाइनेंशियल फ्लो को बैलेंस करने के लिए हमारा क्या रोल है, हम अपने साइकिल में देखेंगे। हमने शुरू में इंट्रोड्यूस कराया था इंश्योरेंसेस को, लाइफ इंश्योरेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस। जो बिल्कुल जिन लोगों ने स्टार्ट में नई क्लासेस ली हुई उन लोग वो लोग देख लो कि इंश्योरेंसेस, हमने लाइफ इंश्योरेंसेस बहुत देखी है। हमारे मुल्क में भी स्टेट लाइफ है, पता नहीं न्यू जुबली है, ईएफयू है, इंश्योरेंस डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स दे रही है। लाइफ इंश्योरेंसेस वो होती है कि जो आपके लाइफ को रिस्क होता है किसी भी किस्म का, या आपकी डेथ की सूरत में जो होता है वो आगे जो है आपके जो जितने भी कह सकते हो कि जो आपने जो जो आपके लवाहकीन हैं उनको वो जो है वो दे रहे होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसकी सूरत में ये भी होता है कि एक्सीडेंट्स या इस तरह की चीजें हैं तो वो उसमें भी थोड़ा सा रिकवरीज होती है। और हेल्थ इंश्योरेंसेस जो होती हैं वो हेल्थ को डील कर रही है, डेफिनेटली नाम से ही जाहिर है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंसेस जो है कि हेल्थ से रेलिवेंट कोई भी आपको मसला होगा, एक्सीडेंट हो जाता है, सर्जरी होती है, बीमारी होती है, तो हेल्थ इंश्योरेंसेस कवर करेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट तरह की सर्विसेज देती हैं वो। ठीक है। उनके डिफरेंट तरह के प्लान होते हैं। जिस बंदे को लगा है कि मुझे ये वाले मसले ज्यादा हैं तो वो उस तरह के अकॉर्डिंगली वो प्लान्स को लेता है। इसमें हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्ले की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीजें ऑलरेडी हम लोग, वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो हम लोग डील कर रहे हैं, हम लोग का मतलब है कि हम लोग जो हमारी जो यूएस हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, या कोई भी बिजनेस एसोसिएट है, या कोई इंश्योरेंस वो डॉक्टर्स है जो उनको डील कर रहे हैं,
तो वो जो इंश्योरेंस यूएस में ज्यादा कॉमन है, तो फेडरल इंश्योरेंसेस हैं और कमर्शियल इंश्योरेंसेस है। फेडरल इंश्योरेंसेस, फेडरल के नाम से ही पता चलता है कि कोई चीज गवर्नमेंट से रेलिवेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इंश्योरेंसेस जो होंगी वो फेडरल इंश्योरेंसेस है, और कमर्शियल इंश्योरेंसेस वो सारी प्राइवेट इंश्योरेंसेस जो हेल्थ के बेनिफिट्स दे रही हैं, ठीक है। फेडरल इंश्योरेंसेस के अंदर हमारे पास मेडिकेयर आता है, सबसे बड़ा पेयर, जो मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड लोग, डिसेबल लोग या टर्मिनली इल लोग हैं। टर्मिनल इल वो लोग होते हैं जो एंड स्टेज डिजीज होती है उनकी, जो कि वो मजीद रिकवर नहीं हो सकते, ठीक है। जो कोई बंदा अगर बहुत बीमार है, उसका डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस के बाद वो ठीक भी नहीं हो सकेगा, एक तो डायलिसिस के बाद रिकवर होने के चांसेस होते हैं, वो ठीक भी नहीं होगा, पता है कि ठीक नहीं होगा, या कोई एंड से कैंसर है, इस तरह की डिजीज है कि जो रिकवर नहीं हो पाती, ठीक है। मेडिकेड वो है जो लो इनकम लोगों के लिए होता है, तमाम लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो लोग मेडिकेड के लिए एलिजिबल होते हैं। ट्राइकेयर जो है वो मिलिट्री पर्सन के लिए है, और रेल रोड जो है पुलिस के लिए और रेलवे के लिए। अब जो रेल रोड है ना, अब रेल रोड को रेल रोड मेडिकेयर करके मेडिकेयर का ही पार्ट बना दिया गया है, ठीक है। अब सेम है, मेडिकेयर और रेल रोड मेडिकेयर ये एक दूसरे का पार्ट बन गए हैं। अब हमने कहा था कि सबसे बड़ी इंश्योरेंस हमारे पास मेडिकेयर है, तो मेडिकेयर हमारी 4 पार्ट्स में है। 4 पार्ट्स में का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिहाज से वो क्या करेंगे, वो प्लान्स परचेज करेंगे। प्लान्स में भी वो डिफरेंट, जैसे हम मेडिकेयर की एग्जांपल दे रहे हैं कि मेडिकेयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, और डिफरेंट पार्ट्स में से वो कौन से पार्ट्स के लिए वो प्लान ले रहा है मेडिकेयर का, वो भी डिपेंड करता है। जैसे पार्ट ए है, प्रोवाइड इन पेशेंट हॉस्पिटल सर्विसेज दे रहा है। हॉस्पिटल सर्विसेज वो होती है, इन पेशेंट सर्विसेज वो होती है जहां पे डॉक्टर किसी भी पेशेंट को एडमिट कर देते हैं। 24 आवर्स से ज्यादा किसी पेशेंट का जो स्टे होता है हॉस्पिटल में, वो इन पेशेंट है। आउट पेशेंट या पार्ट बी जो होता है, या मेडिकल कवरेजेस जिसको हम कहते हैं, वो होती है जो 24 आवर्स से कम जो है सर्विसेज ली, सिंपल जो ओपीडी पे हम गए, चेक कराया और घर चले गए ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। पार्ट बी वो है। पार्ट सी वो है जो मैनेज केयर प्लान से, मेडिकेयर के मैनेज केयर प्लान हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली क्या होते हैं और कैसे काम करते होते हैं। पार्ट डी में फार्मेसी है, जो हमारी ड्रग कवरेजेस है, जो फार्मेसी कवरेजेस है, वो पार्ट डी में आती है मेडिकेयर की। तो ये मेडिकेयर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कमर्शियल इंश्योरेंस, थाउजेंड ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंसेस काम कर रही है यूएस में। एटना, सिग्ना हो गया, यूनाइटेड हेल्थकेयर, ब्लू क्रॉस ब्लू शीट, काइजर, ये वो इंश्योरेंस है जो कॉमन है। उसके अलावा हजारों इंश्योरेंस है, स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है, डिफरेंट प्लान्स होते हैं। कोई प्लान जो परमानेंट प्लान्स होते हैं, कुछ टेम्परेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नए प्लान्स आ जाते हैं। जैसे पेंडेमिक था, कोविड था, कोविड के दौरान में डिफरेंट किस्म के नए प्लान्स भी आए थे जो ड्यूरिंग कोविड ही काम कर रहे थे, तो ये डिपेंड करता है। अब हम आते हैं कि मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस क्या होता है। मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस ये होता है कि पेशेंट सबसे पहले आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसकी एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होगी, मेडिकल कोडिंग होगी, क्लेम सबमिट होगा, पेमेंट आएगी और पोस्ट की जाएगी, और एआर कलेक्शन। ये हमारे पार्ट्स हैं जो हम काम करते हैं। इनको हम अगर यहाँ पे देखें मजीद बिलिंग का साइकिल, तो यहाँ पे हमें मजीद वो बता रहे हैं कि बिलिंग का साइकिल, उसको ज्यादा डिटेल में हमने आगे जाके डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो पेशेंट अपॉइंटमेंट लिया, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन हुई, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल कोडिंग हुई, चार्ज एंट्री हुई, उसके बाद जो है क्लेम सबमिशन हुआ, क्लेम की रिजेक्शन पे काम की रिजेक्शन हुई, पेमेंट पोस्टिंग हुई, सेकेंडरी को बिल हुआ, डिनाइल मैनेजमेंट पे काम हुआ, अगर डिनाइल से तो अपील्स हुई, और अगर कोई एक्स्ट्रा पे हुआ था तो रिफंडिंग हुई। ये बेसिकली यही सारी चीजें जो है मेडिकल बिलिंग में चलती हैं। आगे वाली हमारी स्लाइड में इसको डिटेल में हमने बताया है, तो उसको डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं, कोपे। कोपे छोटी सी टोकन अमाउंट होती है, स्मॉल अमाउंट, जो हर दफा के विजिट के ऊपर पेशेंट ने डॉक्टर को पे करनी है। वो $20 होती है, $10, $5, $20, $50 मैक्सिमम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। हर दफा विजिट पे करनी होती है, उसको हम पर्ची फीस की तरह कहते हैं कि हर दफा बस लेने के लिए। को इंश्योरेंस वो अमाउंट होती है कि क्लेम प्रोसेस होने के बाद अगर 80% इंश्योरेंस से पे कर लिया और 20% जो है वो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको छोड़ दिया। अब अगर पेशेंट के पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो को इंश्योरेंस की अमाउंट है सेकेंडरी इंश्योरेंस पे करेगी। अगर उसके पास सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है तो फिर पेशेंट को बिल होगा। आज डिटेक्टेबल एक और चीज है, डिटेक्टेबल एक और वो अमाउंट है कि जो ये तीनों चीजें पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, पेशेंट पे करता है। डिटेक्टेबल वो अमाउंट है, लेकिन अगर पेशेंट के पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो पहले सेकेंडरी इंश्योरेंस को कोपे को इंश्योरेंस और डिटेक्टेबल के लिए बिल होता है, उसके बाद अगर वो नहीं है तो फिर पेशेंट।
डिटेक्टेबल वो अमाउंट है जो पेशेंट ने पे करनी है अपनी कवरेज लेने के फौरन बाद, जब जो भी वो सर्विसेज ले रहा है उस पे पहले वो डिटेक्टेबल की अमाउंट मेट होती है, उसके बाद इंश्योरेंस जो है वो पे करना शुरू करती है। डिटेक्टेबल की अमाउंट जो है ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, प्लेन लेते वक्त लिखी भी होती है कितना डिटेक्टेबल है, जैसे $2000 है, $200 है, जितने भी डॉलर्स है वो लिखा हुआ होता है कि इतने डॉलर्स है। सबसे पहले जो है प्लेन लेने के बाद, प्लेन लिया हुआ है, प्लेन एक्टिव है, लेकिन पहले डिटेक्टेबल की ये अमाउंट जो है पेशेंट जो है खुद ही देगा डॉक्टर को, उसके बाद इंश्योरेंस पे करना शुरू करेगी। अब ये डिटेक्टेबल की जो बेसिकली अमाउंट है उसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना, ये डॉक्टर को पेशेंट नहीं पे करनी है और पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, ठीक है, और ये उसे पे करनी ही होती है। उसके बाद क्या होता है, वो उसका प्लान एक्टिव हो जाता है, उसके बाद उसकी इंश्योरेंस पे करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद बिल्ड अमाउंट हम कहते हैं, चार्ज अमाउंट, जब कोई भी क्लेम हम बता रहे हैं उसकी सर्विसेज है, सर्विसेज की अगेंस्ट जितनी अमाउंट होगी, टोटल अमाउंट वो आपकी बिल अमाउंट होगी। अलाउ अमाउंट वो है कि जितनी मैक्सिमम इंश्योरेंस ने पे करनी है, पे होनी चाहिए, उस चार्ज के अगेंस्ट जितनी मैक्सिमम पे होनी चाहिए, ठीक है। आइदर वो इंश्योरेंस पूरी पे कर रहा है या कुछ पेशेंट भी पे कर रहा है तो अलाउड अमाउंट वो होगी। क्लेम एजुडिकेशन का मतलब होता है क्लेम का प्रोसेस में डालना, प्रोसेस होना, क्लेम प्रोसेस करने को क्लेम एजुडिकेशन कहते हैं। फिर ईओबी हम एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट देखेंगे, जहां पे पेशेंट की पेमेंट की डिटेल्स होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस क्या है, डिजिटल वेरिएंट है ईओबी का। ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे हमने हमने क्या करना है, गो थ्रू करना है। अब आ गए हम अपने रेवेन्यू साइकिल पे, जिसको हमने एग्जैक्टली डिटेल से डिस्कस करना था, इसीलिए हमने पीछे वाली स्लाइड में उसको डिटेल से डिस्कस नहीं किया। अब हमारा ये बिलिंग साइकिल बेसिकली आ रहा है। अब यहाँ पे एक एक डिफरेंस है, जो मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, डिफरेंस है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू साइकिल हमने लिखा, लेकिन हमने उसके स्टार्ट में लिखा है कि अपॉइंटमेंट से स्टार्ट हो रहा है, फोन कॉल्स, ऑनलाइन या पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड के थ्रू अपॉइंटमेंट्स ले लिए। लेकिन बेसिकली हम लोगों ने इसको अगर आप देखें कि जो लिखते हुए जो अपॉइंटमेंट का स्केड्यूलिंग है, इसको इसको मैंने जो है थोड़ा सा डिफरेंट वो रखा हुआ है, अलग से कैटेगराइज किया हुआ है, इसलिए कि जो इमरजेंसी में पेशेंट आ रहे हैं उसकी अपॉइंटमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू साइकिल को अगर एग्जैक्टली हम कहें कि शुरू हो रहा है, तो वो अपॉइंटमेंट से नहीं शुरू होता, वो एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन से शुरू होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट नॉर्मल कंडीशन में ली जाती है, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो इमरजेंसी की कंडीशन में नहीं भी ली जाती, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, वेरिफिकेशन होती है कवरेज की। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर ऑफिस में आया, उसने अपना इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन दी और डॉक्टर ऑफिस ने वेरीफाई किया कि इसकी जो इंश्योरेंस है एक्टिव है, जो सर्विसेज जो ये लेने के लिए जा रहा है उसके लिए ये उसके लिए एक्टिव है, वो उसको अथराइज है, वो सर्विसेज उसके प्लान के अंदर आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर तो वो किसी स्पेशलिस्ट के पास आया तो डेफिनेटली अपने पीसीपी का रेफरल लेके आया। पीसीपी कौन था, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। प्राइमरी केयर प्रोवाइडर वो था जो उसकी इंश्योरेंस से एलोकेट किया था कि इनिशियली उसके पास जाओ और उसके बाद वो जिसको रेफर करेगा उसके पास जाओ। फिर अगर सर्विसेज की नौयत बड़ी सर्विसेज हैं या कोई सर्जरीज हैं या इस तरह की चीजें हैं, तो उसके लिए अथराइजेशन रिक्वायर्ड होता है। अथराइजेशन जो है वो जो प्रोवाइडर ऑफिस है वो खुद क्या करता है, जैसे कोई पेशेंट उसके पास आया और उसकी ऐसी कोई सर्विसेज है कि जो जिसके लिए उसको अथराइजेशन रिक्वायर्ड है डॉक्टर को, तो डॉक्टर ऑफिस खुद इंश्योरेंस को कॉल करेगा और अथराइजेशन लेगा, ठीक है। ये पेशेंट नहीं लेगा, ये हम भी नहीं लेंगे, हम ले सकते हैं, हम डॉक्टर के बिहाफ में अगर डॉक्टर ने हमें कहा है अथराइजेशन लेने के लिए, तो बिलिंग कंपनीज लेती हैं अथराइजेशन। लेकिन ये काम किसका होता है, डॉक्टर का, या डॉक्टर के बिहाफ में अगर बिलिंग कंपनी काम करी है वो, पेशेंट का काम नहीं है अथराइजेशन लेके आना। उसके बाद क्या हुआ कि पेशेंट का डेमोग्राफिक यानी उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हुआ, उसने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, उसके बाद उसने कोपे अगर सबमिट करानी थी कर ली, और अगर वो वहां पे उस टाइम पे कोपे नहीं देके जा रहा, ओ करके जा रहा है, तो ओ हो जाएगी कोपे, वो नेक्स्ट उसको बिल जब होगा वो पे कर लेगा। फिर डॉक्टर ने उसको चेक किया, एग्जाम हुआ उसका, उसके डायग्नोस्टिक और प्रोसीजर का मतलब था, डायग्नोस्टिक हमने आईसीडी डिस्कस किए थे कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, तमाम वो चीफ कंप्लेन जिनकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आया था। तो प्रोसीजर वो हुआ सीपीटीज, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज, जिस जो ट्रीटमेंट था उस पेशेंट का। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद डॉक्टर ने पेशेंट को चेक कर लिया, पेशेंट घर गया, डॉक्टर का काम खत्म। डॉक्टर ने क्या किया, वो सारी जो जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसने अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर वो बिल बनाया था इंटरफेस के थ्रू,
बिलिंग कंपनी को आ गया। इंटरफेस का थ्रू का मतलब ये है कि वो एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है जो हमारे प्रैक्टिस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर जो है जिसके पर हम काम करें, कोई बिलिंग कंपनी काम कर रही है, उसके साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वहां से एंटर करेगा, यहाँ खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन सिंक हो जाएगी। वो क्या है, इंटरफेस बना हुआ है। ईएचआर ये है कि वो वहां ईएचआर में अटैच कर रहा है, वो अटैचमेंट के थ्रू हमारे पास आ रही है और हम उसको देख के काम कर रहे हैं। वो ईएचआर भी हो सकता है कि उसमें स्कैन प्लेस किया हो और उसमें इंफॉर्मेशन वैसे भी डाला जा सकती है, तो वो हमारे पास सिंक हो जाती है हमारे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इंफॉर्मेशन। उसके अलावा पेपर फॉर्म में दे सकते हैं सुपर बिल, जैसे स्कैन किया, जैसे उसने एक पेपर में मार्क किया था, टिक मार्क कर लिया और उसने जो है वो हमें दे दिया सुपर बिल जो है स्कैन करके, तो पेपर के थ्रू भी हमें वो मिल सकता है बिलिंग कंपनी को। अब बिलिंग कंपनी ने क्या करना होता है, चार्ज कैप्चरिंग करनी होती है। चार्ज कैप्चरिंग बेसिकली क्या है, वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उस बंदे का डेमोग्राफिक और उसके चार्जेस एंटर करेगा, वहां पे डिटेल्स लिखेगा, आईपीटी सीपीटीज की, डेट ऑफ सर्विसेज को लिखेगा, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखेगा और उसके बाद क्लेम को क्या करेगा, सबमिट कराने के लिए भेज देगा। ठीक है, क्लेम ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि क्लेम जो है आपके सॉफ्टवेयर से इंश्योरेंस तक जा रहा है। इंश्योरेंस तक जाने के लिए क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन है उसके अंदर दो तरह की सबमिशन है, एक डायरेक्ट सबमिशन, एक इनडायरेक्ट सबमिशन। डायरेक्ट सबमिशन ये है कि डायरेक्टली इंश्योरेंस को ही क्लेम सबमिट हो रहा है, और इनडायरेक्ट सबमिशन ये है कि इसके दरमियान में एक क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व है। क्लियरिंग हाउस वो बॉडी है जो प्योरीफाई कर रही है, फिल्टर कर रही है इंफॉर्मेशन को, कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस तक ना जाए, ताकि क्या वो मेक श्योर करती है, क्लियरिंग हाउस मेक श्योर करता है कि इंफॉर्मेशन जो है सही जाए और सही प्रोसेस हो और टाइमली जो है वो पे हो जाए। तो अगर इंफॉर्मेशन में कोई कमी है जिसकी वजह से आपका क्लेम जो है वो प्रोसेस नहीं करेगी इंश्योरेंस, तो क्लियरिंग हाउस उसको क्या करता है, सेंड बैक करता है। ठीक है, अब हम आगे अगर इसके इसी के देखें कि क्लेम ट्रांसमिशन के आगे आता है मॉनिटरिंग रिजेक्शंस। तो क्लियरिंग हाउस ने अगर सेंड बैक कर दी, आपकी रिजेक्शन क्लियरिंग हाउस से आ गई, तो आपकी क्या होगी, आपकी क्लियरिंग हाउस से रिजेक्शन फर्स्ट लेवल रिजेक्शन है। और अगर क्लियरिंग हाउस ने उसको पास कर दिया था इंश्योरेंस को और इंश्योरेंस ने क्लेम को प्रोसेस ही नहीं किया, एजुडिकेशन हमने पीछे पढ़ा था अभी, एजुडिकेशन में डाला ही नहीं है, एजुडिकेशन प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, वो सेकेंड लेवल रिजेक्शन है। और डायरेक्ट रिजेक्शन क्या होती है, जैसे हमने नीचे देखा पेपर क्लेम है डायरेक्टली सबमिट होना है, तो डायरेक्टली सबमिट होगा तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा इंश्योरेंस के लेवल। क्लेम अगर बिल्कुल सही था, वो पे हो गया, पे हुआ तो हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास आ गया और इलेक्ट्रॉनिकली पोस्ट हो गया आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। और अगर वो पेपर फॉर्म में डॉक्टर के पास किया और हमने मैनुअल पोस्ट किया, तो वो हमें यूबीज के थ्रू मिल जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर शेयर कर लेगा। फिर उसके बाद अगर जो क्लेम हमारे पे नहीं हुए, डिनायल हुए हैं, तो डिनायल मैनेजमेंट पे काम करेंगे। और डिनायल मैनेजमेंट और फॉलो अप दो हम अलग से टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं अक्सर, ऑल्दो कि वो दोनों ऐसे क्लेम्स होते हैं कि जो पे कराने होते हैं या एटलीस्ट हमें देखना पड़ता है कि उनको उनका क्या स्टेटस चल रहा है। डिनायल मैनेजमेंट में हमारे पास क्लियरली क्लेम डिनाई होके आ गया, उसका रीजन लिखा हुआ है कि ये क्लेम जो है ये पे नहीं हुआ और इसकी ये रीजन थी कि इसमें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, इसका डॉक्टर की इंफॉर्मेशन आपने सही नहीं डाली थी, आईसीटी सीपीटी सही नहीं डाले थे, जो भी थी। फॉलो अप में हमारे डिनाइल भी आ जाते हैं, और फॉलो अप में ऐसे तमाम क्लेम्स आ जाते हैं जो कि 30 डेज से एक्सीड कर गए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, वो पे हुए हैं, वो डिनाई हुए हैं, वो गए ही नहीं थे, रिजेक्ट हो गए, क्या हुआ, उनका स्टेटस क्या है, हमें उसकी पेमेंट नहीं मिली। तो क्या करते हैं, हम उनके स्टेटसेस को देखते हैं। सबसे पहले स्टेटसेस हम वेब पोर्टल के थ्रू देखते हैं, इंश्योरेंस को कॉल करके देखते हैं, उनके आईवेयर्स के थ्रू देखते हैं, वो चीजें हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से फॉलो अप कर रहे हैं। अच्छा, क्लेम जो है अगर फुली पे हो गया था तो फुली पोस्टेड हो गया, क्लेम क्लोज हो गया। लेकिन अगर पार्शली पे हुआ था, पार्शली पे मीन की अगर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो रखा गया था, 80% इंश्योरेंस ने पे करके 20% पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई थी, लाइबिलिटी थी कोई कोपे को इंश्योरेंस या डिटेक्टेबल की सूरत में, तो हमेशा प्रेफर हम करेंगे कि सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो उससे बिल करें, और अगर वो नहीं है तो पेशेंट को बिल करें। कभी भी सेकेंडरी इंश्योरेंस को के होते हुए हम पेशेंट को पहले बिल नहीं करते। फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बीइंग अ बिलर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेमोग्राफिक एंट्री करते हैं हम, चार्ज एंट्री करते हैं, पेमेंट पोस्टिंग करते हैं, मैनेजमेंट पे काम करते हैं, इसके अलावा एक्सक्यूज मी हम जो मैम, क्या ये करते हैं, स्लाइड फॉलो अप स्लाइड शो करते थोड़ा हैं, ज्यादा हो गया। अपील्स करते हैं। फॉलो अप का मतलब वही है जो मैंने बताया कि आउटस्टैंडिंग क्लेम से जो अभी तक पे नहीं हुए, जिनका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला हुआ, तो हम देखते हैं कि कब क्यों नहीं मिला हुआ।
अपील और कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि इंश्योरेंस की कोई भी लेटर्स अगर आए तो कोरेस्पॉन्डेंस में आएंगे। अपील का मतलब ये है कि कोई भी हमने रीप्रोसेस क्लेम कराना है तो उसके लिए जो अपील है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अपील का फॉर्मेट क्या होता है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ हमने डॉक्टर ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करना है। जैसे भी हमें उनको हर काम जब कर रहे हैं तो हमें उनको रिपोर्ट भी तो देनी होती है ना, कि हमने आपका इतना काम कर दिया, इतना रहता था। कोई इन्फॉर्मेशन कम हो तो तब भी कम्युनिकेट करना। जो भी आपका एक फॉर्मेट है कम्युनिकेट करने का, आप बेशक उनको मैसेजेस के थ्रू करते हो, ईमेल के थ्रू करते हो, उनके साथ मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, वट एवर द मीडियम। फिर कोऑर्डिनेशन करनी होती है हमें अपने डिपार्टमेंट्स के साथ, के जो हमारे अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है, क्रीडेंशियलिंग डिपार्टमेंट है। क्रीडेंशियलिंग डिपार्टमेंट वो था कि हमारी इनरोलमेंट का प्रोसेस जो डॉक्टर का था उसको देख रहा था, या इस तरह की कोई भी इश्यूज थे तो हमने अपने डिपार्टमेंट्स के साथ भी क्या करना था, कोऑर्डिनेट करना होता ताकि हमें अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, ये काम हमारे होते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा स्टॉप लेती हूँ, यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। माइक्स ऑन है सबके? कर ले माइक ऑन और पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है। नहीं, नहीं फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। चले फिर, अगर नहीं है कंफ्यूजन तो फिर मैं आगे वाला स्टार्ट कर लेती हूँ। अब आते हैं हम मेडिकल कोडिंग की तरफ। मेडिकल कोडिंग में हमने क्या चीज देखी थी, आईसीडी, सीपीटी और मॉडिफायर्स। अब ये कौन एक्सप्लेन करेगा? आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे तो मैं पूछ लेती हूँ, यही हो सकता है ना। कौन आईसीडी, सीपीटी और मॉडिफायर को एक्सप्लेन करेगा? ये आईसीडी जो है ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होती है। इसमें डायग्नोसिस हम्म। कोड्स होते हैं, जो डायबिटीज के एंड स्टेज रीनल डिजीज हो गई, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीम, हर एक का एक ठीक है, कोड है। तो आईसीडीज वो क्या कोड होता है? हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, नाम से ही जाहिर है कि डिजीज होती है वो तमाम कंप्लेन जिनकी वजह से पेशेंट डॉक्टर ऑफिस में आया है। ठीक है, जी उसकी तो देखता डिजीजेज कौन है? होती है। इनको डब्ल्यूएचओ देख रहा है, वही गवर्न कर रहा है, वही उसके अंदर जो है चेंजेस कर रहा है। आईसीडीज का हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो 10th वर्जन यूज कर रहे हैं। बैक टू 2015 9th वर्जन इसका यूज हो रहा था, और कमिंग कुछ ईयर्स में एक्सपेक्टेड है कि इसका 11th वर्जन आ जाएगा। ये बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, 3 मिनिमम और 7 मैक्सिमम जो है अल्फा न्यूमेरिक्स होते हैं। हमने उसको दिखाया है 3 पार्ट्स के अंदर, के पहले 3 पार्ट, 3 जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक्स हैं वो कैटेगरी दिखा रहे हैं। फिर हमारे जो है बाकी के जो सेकंड वाले 3 पार्ट्स हैं वो हमारे जो है टियोलॉजी दिखा रहे हैं, और लास्ट जो है वो एक्सटेंशन दिखा रहे हैं। इसी चीज को हमने मजीद एक्सप्लेन, अगर इसमें कंफ्यूजन है कि ये क्या होती हैं चीजें, तो यहाँ पे हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है सारी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सीपीटीज, वो तमाम प्रोसीजर्स जो कि बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। इसको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन देख रही है। ठीक है, और ये भी अल्फान्यूमेरिक कोड्स होते हैं। मोस्टली तो ये नंबर्स में आते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो अल्फाबेट्स भी होते हैं इनके साथ। ठीक है, और हम लोग सीपीटीज को देखते हैं हमेशा कि को रिलेट करते हैं वो आईसीडीज के साथ। ट्रीटमेंट वही होगा जो बीमारी होगी उससे रेलेवेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं सीपीटीज की, कि कौन कौन सी सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, किस किस तरह की ट्रीटमेंट की सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है। हिकपैक कोड हमारे जो जो होते हैं, एस सी पी सी एस कोड्स लेवल 2, ये जो आ रहा है डेवलप कोड है, ये मेडिकेयर जो सीएमएस है, सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेट, ये इसको देख रहा है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोड्स वो हैं जो जिनके अभी सीपीटी कोड बने हुए नहीं है अभी, उनका कोई कंप्लीट सीपीटी नहीं बना हुआ, लेकिन उनके लिए एक कोर्स दिए गए हैं, जैसे हमारे कोविड के कोर्स हैं। U0003 पहले था, फिर खत्म हो गया, 0004 आया, वो खत्म हो गया, 0005 अभी यूज कर रहे हैं हम उसको कोविड के लिए। तो ये क्या है, ये बेसिकली ऐसे कोड है, क्योंकि कोविड की पूरी एक एक पूरी उसके ऊपर रिसर्च होके कोई हतमी नताइज तक जो पहुंचेंगे, और फिर उसके लिए एक सीपीटी बनाया जाएगा। अभी जो है वो उसके लिए उस तरह से सीपीटी कंप्लीटली बनाया हुआ नहीं है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम देखते हैं एवोल्यूशन मैनेजमेंट की कोड, जो हमारी सिंपल ऑफिस सिटिंग होती है उसके अंदर एवोल्यूशन मैनेजमेंट की कोड मैक्सिमम जाते हैं। तो उसमें न्यू और एस्टेब्लिश पेशेंट का एक कॉन्सेप्ट था कि न्यू पेशेंट वो जो पहली दफा आया है या 3 साल के बाद आया है, एस्टेब्लिश वो जो बार बार आता रहता है। तो उनमें हमने कहा था उनकी लेवल्स लगते हैं। लेवल्स का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा ये लेवल 2 लगा है 15 से 29 मिनट का है, लेवल 3 लगा है हमारा 30 to 44 मिनट्स है, लेवल 4 लगा है हमारा 45 से 59 मिनट्स का है, और लेवल 5 लगा है 60 से 74 मिनट्स का। ये लेवल है, यानी इसका मतलब है कि 60 मिनट से 74 मिनट अगर किसी पेशेंट पे लगाए हैं डॉक्टर ने, तो इसका मतलब है कि उसकी बीमारी की सिवियरिटी ज्यादा है। उसी तरह से न्यू पेशेंट के लिए डिफरेंट लेवल्स हैं, 10 to 19 है, 20 to 29 है, 30 to 39 है, 40 to 54 है। ये टाइम ड्यूरेशन है बेसिकली जो ईएनएम्स के लिए हम लगा रहे हैं। उससे पहले हमने ईएनएम के कंपोनेंट्स थे ये देखे नहीं। इन ईएनएम्स के क्या है कंपोनेंट्स, क्या है 4 कंपोनेंट्स है। हिस्ट्री आती है, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री पूछी जाती है। हम पूछते हैं फैमिली में किसी को ये डिजीज थी, पहले हुआ है, पहले ऐसे फील हुआ था, कभी इस तरह से आपको आपको यरकान हुआ था पहले, या इस तरह की नमूनिया हुए थे, टाइफाइड हुआ था, आपकी फैमिली में शुगर की हिस्ट्री है, इस तरह की चीजें। फिर हम उसको डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर डिसीजन मेकिंग होती है उसकी कि उसको क्या डिसीजन करनी चाहिए। 1 मिनट। अच्छा, और उसके बाद मेडिकल डिसीजन मेकिंग में इनके उसने क्या प्रोसेस करना है, इसका डिसीजन लेगा, और टाइम ड्यूरेशन उसने कितना लगाया है। तो ये ईएनएम के हमारे बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, और ये 4 कंपोनेंट्स ऐसे हैं कि हर जगह पूछते हैं लोग। मोस्टली हमारे जब इंटरव्यूज हो रहे होते हैं या टेस्ट टेस्ट होते हैं कभी, या इस तरह की चीजें होती है, ईएनएम का कंपोनेंट जितने साल मर्जी हो जाए ईएनएम के कंपोनेंट जरूर पूछना होता है। प्रिवेंटिव केयर क्या है? प्रिवेंटिव केयर ये है कि आपको आपकी बीमारी नहीं थी, बीमारी के बगैर आप डॉक्टर के पास गए हो, प्रिवेंशन है आपकी। यानी आपकी वेलनेस विजिट्स हो गए, या आपकी कोई वैक्सीनेशन हो गई, या इस तरह की चीजें हैं। तो वेलनेस विजिट बेसिकली क्या होते हैं कि साल में जो है वो 1 दफा या 2 दफा डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, उसने थ्रू आउट चेकअप करवाना होता है कि सारी चीजें जो है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा उसके अंदर। ठीक है, वेलनेस विजिट के लिए, प्रिवेंटिव केयर के लिए जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज थी वो ये थी कि प्रिवेंटिव केयर के जो कोड्स होते हैं, जैसे हमारी कमर्शियल इंश्योरेंसेज हैं तो उनमें 99 के साथ कोड जा रहे हैं, लेकिन जब 99 के साथ वाले कोड आपके पास आए और आपके पेशेंट के पास मेडिकेयर है, तो आपने उसको क्या करना है, जी कोड्स के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, मेडिकेयर के साथ प्रिवेंटिव केयर के जी कोड जाते हैं, जबकि कमर्शियल इंश्योरेंस के साथ 99 से स्टार्ट होने वाले कोड। उसके बाद हमारे पास मॉडिफायर्स आए थे। हमने कहा कि मॉडिफायर्स क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो जो सीपीटी की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब क्या है उसमें, प्राइसिंग मॉडिफायर है, पेमेंट एलिजिबल मॉडिफायर है, रिलेटिविटी मॉडिफायर है। ठीक है, प्राइसिंग प्राइस को कम ज्यादा कर लेगा, पेमेंट एलिजिबल बताएगा कि ये वाला सीपीटी जो है इसको भी अलग से सेपरेटली पे किया जाए, और रिलेटिविटी मॉडिफायर वो है, वो लोकेशन को बता रहा है कि कहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, आपकी लेफ्ट आंख पे है, राइट पे है, लेफ्ट बाजू पे था, राइट पे था, ये चीज बताता है। उसी चीज को मॉडिफायर को हमने एक्सप्लेन किया था टेक्निकल और प्रोफेशनल कंपोनेंट्स में, कि अगर हमारा सिर्फ टेक्निकल कंपोनेंट बिल हो रहा है तो हमारे सीपीटी की प्राइस कम हो जाएगी, या खाली प्रोफेशनल बिल हो रहा है तो सीपीटी की प्राइस कम हो जाएगी। ये प्राइसिंग मॉडिफायर है। अगर दोनों साथ बिल हो रहे हैं और उसमें कोई मॉडिफायर नहीं जा रहा है, यानी खाली सीपीटी कोड जा रहा है, तो उसका मतलब है उसकी प्राइस ज्यादा होगी। उसी तरह से यही इसी चीज को एक्सप्लेन यहाँ पे हमने कर दिया नेक्स्ट टाइम में। और यहाँ पे हमने डिफरेंट मॉडिफायर्स लिखे हुए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि ये मॉडिफायर्स कहाँ कहाँ क्यों क्यों यूज हो रहे हैं। ठीक है, ताकि सर्विसेज के अंदर कोई एम्बिगुइटी क्रिएट ना हो। फिर हम देखते हैं बिलिंग प्रोविजन। आज हमारा ख्याल है बिलिंग प्रोविजन पे ही हम लोग इसको एंड करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। 5 होगी ना, 10 थी ना, 5 5 कल कर लेंगे। फिर एक गो थ्रू कर लेंगे फ्राइडे, फ्राइडे को छोटा सा कर लेंगे। वैसे तो मेरा दिल था कि मैं क्विज फ्राइडे को ले लेती, लेकिन ठीक है मैं आपको 2 दिन दे दूंगी। अच्छा, बिलिंग प्रोविजन में हमने डॉक्टर्स पढ़े थे, डिफरेंट तरह के जो डॉक्टर्स को हम लोग बिलिंग में यूज करते हैं। अटेंडिंग वो जो पेशेंट को अटेंड कर रहा है, बिलिंग वो जिसके नाम पे बिल बना है, रेफरिंग वो जो रेफर कर रहा है, सुपरवाइजिंग प्रोवाइडर वो होगा जो किसी भी प्रोसीजर को सुपरवाइज कर रहा है, नर्स प्रैक्टिशनर और फिजिकल असिस्टेंट जो है वो हेल्प के लिए है डॉक्टर की।
ये हमारे सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट है जहाँ पे ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, डालते हैं। पेशेंट के बाद देखें सारे लिखे हुए, रेफरिंग है, बिलिंग है, सुपरवाइजिंग, ऑर्डरिंग और रेंडरिंग एक ही प्रोवाइडर होता है। अटेंडिंग, ऑर्डरिंग, रेंडरिंग एक ही प्रोवाइडर का नाम होता है। रेफरिंग हो गया, फैसिलिटी, ये इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास एक ल्यूकम टेंडन का एक सिनेरियो था कि टेम्परेरी होता है ल्यूकम टेंडन। किसी डॉक्टर, कोई डॉक्टर छुट्टी पे गया अपनी जगह, उसने किसी और डॉक्टर का रखा है और 60 डेज के लिए रखा है। ल्यूकम को के लिए जरूरी होता है कि ल्यूकम एक टाइम में एक ही डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, खुद उसकी कोई फैसिलिटी ना हो और वो फ्री लॉन्सिंग ही कर रहा हो। और दूसरा जो प्रोवाइडर छुट्टियों पे गया हुआ है वो कहीं जाके अपना अपना क्लिनिक ना खोला हुआ उसने, बल्कि वो वाकई छुट्टियों पे है। ल्यूकम के लिए बिलिंग का प्रोटोकॉल ये होता है कि ल्यूकम का नाम नहीं जाता, बल्कि रेगुलर प्रोवाइडर का नाम अटेंडिंग और बिलिंग में जाता है। और ल्यूकम जो है उसको शो करने के लिए Q6 का मॉडिफाइड लगता है। ल्यूकम की पेमेंट्स का प्रोटोकॉल ये है कि 100% ही होती है, क्योंकि ल्यूकम के नाम पे बिल नहीं बन रहा, बिल रेगुलर प्रोवाइडर के नाम पे बन रहा है, तो पेमेंट्स उतनी होंगी। ल्यूकम को रेगुलर प्रोवाइडर जो है वो देगा उसको सैलरी। इंसिडेंट टू बिलिंग में ये है कि अटेंड जो है नर्स प्रैक्टिशनर कर रही है, डॉक्टर जो है बिलिंग प्रोवाइडर वहां पे मिसेस के अंदर मौजूद है और उसके ही डायग्नोस्टिक किया हुआ प्रोसीजर है जो कि नर्स प्रैक्टिशनर परफॉर्म कर रही है। इस सूरत में भी ये ऐसे ही होगा कि बिलिंग प्रोवाइडर रेगुलर प्रोवाइडर जा रहा है, अटेंडिंग जा रहा है, जारी है वो जो हमारी नर्स प्रैक्टिशनर है। और बिलिंग प्रोटोकॉल यही होगा कि बिलिंग में हमारा रेगुलर प्रोवाइडर जा रहा है, अटेंडिंग में नर्स प्रैक्टिशनर जा रही है, और पेमेंट भी रिम्बर्समेंट 100% होगी। और जो थर्ड हमारा सिनेरियो है उसमें डॉक्टर प्रीमिसेस में मौजूद नहीं है और नर्स प्रैक्टिशनर प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है, और उसने ही खुद ही बताया है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। तो इस सूरत में अटेंडिंग और बिलिंग दोनों नर्स प्रैक्टिशनर जा रही है, और पेमेंट का प्रोटोकॉल ये होगा कि वो हमारी जो रिम्बर्समेंट है वो 85% होगी। ठीक है, यहाँ पे हम एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आपके पास 3 मिनट है। 3 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दोबारा शुरू करने की जरूरत है, ये ऑलमोस्ट कवर अप है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। नो क्वेश्चन। दो तरह के लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, एक जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और एक जिनको सब समझ आ गया। आप कौन से वाले हैं? मुझसे पूछ रही? सबसे पूछ रहे, सबको कहा है माइक खोल ले। मुझे तो समझ आ गया इसलिए पूछ रही। आप ही बता दें, आपको समझ आ गई है सीधे? जी जी, समझ आ गई। आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी ना, जी जी, लेट ज्वाइन की थी मैंने। तो आपको समझ आ रही है चीजें? आपने मिड अटेम्प्ट जी करना जी, है हाँ। ना? हाँ, रिपीट तो हो रहा है ना, तो रिपीट में सब चीजें समझ में आ जा रही हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको समझ आ गया ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, पीछे जो हमने देखी है उनमें से कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। और ठीक। बाकी किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लीजिएगा। देख लें इन चीजों को, ये मैं प्लेस कर लूंगी, लेक्चर भी प्लेस कर लूंगी, रिवीजन या कुछ इस तरह से फ्लैशबैक या आज की डेट लिख के मैं इसको कर लेती हूँ सेव। तो फिर हम मजीद जो 5 बचे हैं उनमें से कुछ कल कवर कर लेंगे, कुछ परसों कवर कर लेंगे, और होपफुली मैं मंडे को आप लोगों का मिड ले लूंगी। और मंडे को फिर क्लास नहीं लूंगी, बल्कि क्लास का जो 1 घंटा ही है क्विज में शेयर कर लूंगी। ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज का लिंक। और आप लोग, हर बंदा एक ही दफा अटेम्प्ट करेगा उसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट को ही मैं देखती हूँ कि कंसीडर करती हूँ। अगर 2 दफा अटेम्प्ट करोगे तो दूसरे को कंसीडर नहीं करूंगी, ताकि मैं उसको ना मीन वाइल जो है आपकी जब क्लास 12 बजे तक खत्म होती है, नॉर्मली 12 बजे तक का टाइम टाइम रख लूंगी मैं उसके अंदर। इस टाइम शायद मैंने नहीं रखा हुआ मिनट के अंदर, ज्यादा दे देती हूँ चलो, क्योंकि कम्प्रिहेंसिव में टाइम रख लेते हैं, इसमें मिनट में नहीं रखते, इसको मैं दे देती हूँ 1 घंटे 15 मिनट का है, लेकिन 1 घंटे का मार्जिन दे देती हूँ। तो वो ओके। फिर आप लोग अटेम्प्ट कर लेना और उसको मैं देख लूंगी। फिर आप लोगों को भी पता चल जाएगा उसमें, तो इसके मार्क्स भी आ जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच, इसको एंड करते हैं।